हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, जीके की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी उसका पार्ट 58 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज। देखिए टेस्ट सीरीज जो भी आ रही है अभी, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज हो, सामान्य हिंदी हो, जीके वाली, जीएस वाली, ये वाली हो, इसके साथ साथ परीक्षाओं वाले का जो महाकुंभ चल रहा है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बात आप सुन ही नहीं रहे मेरी, मैं कब से बोल रहा हूँ। हमारी एक वेबसाइट भी है himavantuk.com। तो उस वेबसाइट पे आपको डेली यहाँ पे उत्तराखंड जीके टेस्ट और हिंदी के टेस्ट मिल रहे हैं फ्री में। तो आप उसको अटैम्प्ट कीजिए, लाइक ऑनलाइन टेस्ट की तरह ही है वो। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, हिमवंत, ठीक है, himwantuk.com। इसको आपने अपने ब्राउज़र पे टाइप करना है और वेबसाइट खुल जाएगी। आप वहाँ पे वरियस कंटेंट देख सकते हैं फ्री में बिल्कुल। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी आगामी परीक्षा दे रहे हैं, सचिवालय रक्षक वाला या हमारा कनिष्ठ सहायक एग्जाम जो 24 अक्टूबर को है, वो लोग हमारी एप्लीकेशन पे 50 प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं उत्तराखंड ग्रुप सी फुल लेंथ लेटेस्ट पैटर्न पे, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं जीके टेस्ट सीरीज 58 में जो क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चनों को बहुत से लोग बोलते हैं केवल हिंदी में लाते तो समझ नहीं पाते हम, टाइपिंग करने का टाइम है नहीं भाई, तो स्कैन करके ही काम चला लिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग में MICR कोड से क्या आशय होता है। तो MICR कोड जो है बैंकिंग में वो स्टैंड करता है किसके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपने, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होता है इसका फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, जैसे कि विस्तृत रूप पूछ लिया जाता है कंप्यूटर शब्दावली से भी, और अन्य पारिभाषिक जो शब्दावली होती है वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी में बैंकिंग के भी कई आ जाते हैं, जैसे NEFT का आ जाता है भाई, UPI का फुल फॉर्म आ जाएगा। तो इन सभी को देख के जाएं एग्जाम में एक बार। अगला देखिए, इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। तो देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में जो हमारा बैंकों का सबसे पहले नेशनलिज्म हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो 1969 में हुआ था। उस समय हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर केवल एक बैंक इसमें नेशनल बैंक है, यानी कि ऑप्शन सी कैनरा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में और यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक है। IDBI, HDFC एंड एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक्स प्राइवेट या निजी क्षेत्र के बैंक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह शब्द किसने कहे थे। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए जो इंग्लिश में समझते हैं। तो बताना है आपने, इनमें से ये स्टेटमेंट किसने दी थी, किस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी थी, दिए गए जो भी विकल्प हैं इनमें से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी दोस्तों, ये ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बोला था। तो मालवीय जी ने ये बोला कि 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है, ठीक है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ही खोखला है, खाली बाहर से लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है लेकिन अंदर से खोखला है। तो ये मदन मोहन मालवीय जी का स्टेटमेंट था, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर हुई थी, सही विकल्प चुनना है। तो गांधी जी की जो पहली फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी वो कहाँ पे हुई थी इंडिया में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बनारस। ठीक है, बनारस में हुई थी। देखिए आप सभी को पता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये तो हम जानते हैं ना। और देखिए भारत आने के बाद गांधी जी किसी आंदोलन पे नहीं गए, वो सीधे भारत भ्रमण पे निकले। और भारत भ्रमण पे सबसे पहले उन्होंने विजिट किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका समारोह चल रहा था वहाँ पे 1916 में, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, उद्घाटन सेरेमनी चल रही थी। तो BHU की सेरेमनी में वहाँ पे गांधी जी जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला इनका यहाँ पे पब्लिक अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पे भाषण भी देते हैं गांधी जी, इसलिए ये इसमें सही माना जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पारसी समुदाय से संबंध रखती है। तो यहाँ पर पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड बुक कौन सी है, तो बताना है आपने। कई बार क्वेश्चन बनाया पूर्व परीक्षाओं में, बहुत सरल है वैसे देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जैन अवेस्ता, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। जैन अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म की
पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं बाइबिल, तो बाइबिल हमारी ईसाई धर्म की पुस्तक है, ठीक है। गीता हमारी हिंदू धर्म की पुस्तक है। और तोरह जो है, तोरह ये यहूदी धर्म की पुस्तक है, ठीक है। यहूदी याद रखेंगे, सभी अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। पारसी अलग है, ईसाई अलग है, हिंदू, यहूदी, सिख धर्म के लोग अलग हैं। उसके साथ साथ हमारा मुस्लिमों का कुरान हो गया, ठीक है। ये आप गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया, देखिए स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 100 वर्षों तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन न किया जाए। तो देखिए जातिगत जो भेदभाव था उसके संबंध में स्टेटमेंट दी गई थी, और ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे हमारे ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था ये कि 100 वर्षों तक भी स्वराज नहीं आ सकता अगर हम ये अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत का भेदभाव है इसको खत्म नहीं कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी का था। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1997-98 में भारत में निम्नलिखित में से किसको नवरत्न का नाम दिया गया था। तो नवरत्न जो नाम दिया गया था किन को दिया गया था, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में बहुत सिंपल है। तो ये 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों को, तो इनको बोला गया था यहाँ पे नवरत्न, ठीक है। और इसमें दोस्तों हमारा नवरत्न कंपनियों में जो शामिल थी उसमें थी भेल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एमटीएनएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी और सेल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत में 17 नवरत्न कंपनियां हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर, कौन से ईयर में इसको शामिल किया गया था। एंड राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1976। तो हमारा 1976 यानी कि जो 42वां 42 हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम था, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, तो संविधान के भाग 4 क में या 4A में और अनुच्छेद 51 क में या अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, और मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1976। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की थी। तो कौन सा ये डायरेक्टर जनरल था जिसने पूरे विश्व को बताया कि मोहनजोदड़ो नामक प्लेस ढूंढा गया है। ये तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हो गया। तो देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण दोस्तों अभी वर्तमान समय की बात करते हैं तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। भारत में सबसे पहले बात करते हैं तो 1861 में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए बना भी था एग्जाम में, अभी हाल की एक एग्जाम में बना था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर था, और जॉन मार्शल के ही यहाँ पे, जब जॉन मार्शल महानिदेशक था ना इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, तो इसी टाइम पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। और ये खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हमारे रखालदास बनर्जी, लेकिन उसमें डायरेक्टर कौन था, जॉन मार्शल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉन मार्शल। भारत के खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय मुसलमान, भारत में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया बिकॉज द इंडियन मुस्लिम्स, तो क्या रीज़न था यहाँ पे खिलाफत आंदोलन होने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बनता है एग्जामों में कि भारत में खिलाफत जो आंदोलन हुआ था क्यों हुआ था वो। तो इसका सिंपल सा एक कारण था दोस्तों, उस समय बात की जाए जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य में जो खलीफा था, खलीफा के खिलाफ भेदभावपूर्ण ब्रिटिश नीति की जा रही थी, इसलिए भारत के मुसलमान भी यहाँ पर इसमें शामिल हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध भेदभावपूर्ण ब्रिटिश नीति से असंतुष्ट थे ये, ठीक है। और ये खिलाफत जो कमेटी थी बनी थी उसमें 1919 के आसपास की ये बात है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि संसार भर के जो मुसलमान है उसमें तुर्की के सुल्तान को ही अपना धर्मगुरु या खलीफा मानते थे, इसीलिए ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ से कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 31 अगस्त इसी संदर्भ में 1920 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? तो बताइए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार कौन रखता है इसमें से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके पास ये पावर है दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है भारतीय, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। यह आपने पढ़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पॉइंट अच्छे से याद कीजिएगा। अगर देखिए, निम्न में से किस एक का संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बताइए, इनमें से कौन सा गदर पार्टी से एसोसिएट नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ पे जो उधम सिंह हैं इनका संबंध गदर पार्टी से नहीं है, जबकि करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का मैं नाम ले रहा हूँ, तो यानी कि यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन उधम सिंह जो हमारे व्यक्ति हैं इनका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। इसमें ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार दोषी जनरल डायर को किसने मारा था? तो देखिए, अमृतसर में जो घटना हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 का काला दिन बोला जाता है इसको, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग में सभी जो हमारी भीड़ थी वो सभा करी थी वहाँ पे, हमारे जो लोग थे, क्योंकि उसमें रोलेट एक्ट चल रहा था। रोलेट एक्ट यानी कि 1919 का काला कानून। तो उसके संदर्भ में वहाँ पे एक विशाल जनसभा हो रही थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, पुरुष थे। वहाँ पे जनरल डायर आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो काफ़ी हज़ारों लोग इसमें कालकलवित हो गए। ऑफिशियल डेटा तो इसमें बहुत कम संख्या बताता है, लेकिन बहुत लोग इसमें शहीद हो गए थे उसमें। तो उसी दिन जो उधम सिंह था, बच्चा था, उधम सिंह ने उस दिन संकल्प ले लिया था कि जनरल डायर को ढूंढ के मारूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेम जैसे आप लोग इतना तैयारी कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, वैसे उधम सिंह ने भी प्रतिज्ञा ली, भैया छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, जो भी है ये। तो उधम सिंह नगर जी ने फ्लाइट भर दी लंदन की, लंदन में बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद फाइनली मिल गया एक दिन ये जनरल डायर। और फाइनली जनरल डायर को इन्होंने सामने से ही लंदन में गोली मार दी। ठीक है, और हत्या कर दी थी। इसके बाद उधम सिंह जी को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था भगत सिंह की तरह। और उधम सिंह जी को ही सम्मान देने के लिए हमारे तराई जनपद का नाम उधम सिंह नगर जनपद रखा गया, इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, पूरी कहानी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस घटना को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ा जा सकता है? तो बताइए, इनमें से कौन सा इवेंट था जिसको हम रिलेट कर सकते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डांडी मार्च। ठीक है, तो डांडी मार्च आपको पता है दोस्तों, डांडी मार्च ये गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था। और डांडी मार्च से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो गांधी जी अपने कितने 78, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बनता है, कितने इनके पास फॉलोवर थे उसमें। तो गांधी जी ने ये शुरू किया नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो 240 मील की इन्होंने यात्रा की और 5 अप्रैल 1930 को ये डांडी नामक प्लेस पे पहुंचे। और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने उसमें नमक पे टैक्स वगैरह लगा दिया था, नमक पे भी कानून बना दिया था। तो उसी कानून को तोड़ने के, क्योंकि नमक तो भाई हमारा है, हमारे लैंड पे हो रहा है, सब चीज़ें गांधी जी ने का ये तर्क था, तो इसलिए नमक कानून तोड़ा गया था। और इसी डांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि विनम्रता से निवेदन करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है 1336 में हरियर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों के नाम द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हमारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरियर और बुक्का प्रारंभ में काकतीय जो राजवंश है ना उसके अधीन सामंत थे। बाद में इन्होंने अपना ही राजवंश यहाँ पे स्थापित कर दिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनके पिता का नाम संगम था। हरियर और बुक्का जो थे ना, इनके पिता का नाम क्या था? संगम। इसीलिए इन्होंने संगम वंश की भी स्थापना की, ध्यान रखेंगे। 1336 में ही ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, हरियर और बुक्का। और कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है, देखिए विजयनगर से एक फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर उठाते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था?
तो तालीकोटा या बन्नी हट्टे का युद्ध, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो था उसके बाद विजयनगर साम्राज्य कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना और अंत का क्वेश्चन हमेशा बनता है इस साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना ये भी है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये सब दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य नहीं है ये हमारा। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे? बताइए, इनमें से कौन से उस समय भाई हमारे मेन कॉलोनियल सिटीज़ थे ब्रिटिश शासन के दौरान? ये पूछा जा रहा है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी अगर जिसने पढ़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। आप सभी को पता है जब हमारा ब्रिटिश हुकूमत चली थी 19वीं सेंचुरी में, उस समय सबसे फेमस जो कॉलोनीज थी यही थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जिनको हम बोल सकते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। ये प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के प्रमुख केंद्र भी थे उस समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद है भारत की, वो हमारा सामूहिक रूप से यानी कि एक साथ किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो ये केवल लोकसभा के प्रति, क्योंकि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो हमारी लोकसभा से ही चुन के आती है ना, तो इसलिए केवल ये लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इनमें से कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका गांधी ने नेतृत्व तो नहीं किया था, लीड नहीं किया था गांधी जी ने? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवध के किसानों द्वारा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी जो हमारा कपड़ा मिल वर्कर्स आंदोलन था, इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा दमनकारी बागान व्यवस्था के विरोध में चंपारण आंदोलन में उन्होंने सपोर्ट किया था। खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी का पूरा सपोर्ट था। ठीक है, लेकिन जो हमारा मूवमेंट बाय दी पीजेंट्स ऑफ ओड जो हमारे थे, ये अवध के किसानों का, अवध, ठीक है, अवध होगा, तो ये हमारा गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था। तो कपड़ा मिल वर्कर्स आंदोलन हुआ था 1918 में, चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, खेड़ा में जो किसानों द्वारा समर्थन सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है देखिए, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की थी? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो आप सभी को पता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के प्रयासों से ही स्वराज पार्टी की स्थापना संभव हुई थी। तो ये स्वराज पार्टी इन्होंने क्यों बनाई थी बताइए, ये बोलना है इसमें क्वेश्चन में। तो स्वराज पार्टी की सबसे पहले स्थापना तो याद रख लीजिए आप 1923 में हुई थी, 1923 में। ठीक है, और इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ एक हिसाब से बनाई थी इन्होंने स्वराज पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों, इनका जो मुख्य उद्देश्य था अलग पार्टी बनाने का, कांग्रेस की विधानसभा में पहुंचकर उसका नाश करना था, क्योंकि 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी। इसीलिए ये लोग बागी टाइप के हो गए थे और चाहते थे कि कैसे भी ये विधानसभाओं में पहुँचें और उसके बाद कांग्रेस का नाश करें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी दोस्तों, इसलिए स्वराज पार्टी हमारी स्थापित की गई थी, ध्यान रखेंगे। और स्वराज्यों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी बाद में 1923 में। कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है ना, कौन से अधिवेशन में? तो दिल्ली में आयोजित जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, इसके बाद स्वराज पार्टी के व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, ये अलग बात थी, लेकिन जो स्वराज पार्टी की बेसिक नींव डाली गई थी, फाउंडेशन थी, वो इसीलिए थी। ओके, तो यहाँ पे भी तो स्वराज पार्टी के टिकट पे जीतते हैं हमारे कुमाऊं काउंसिल के चुनाव होते हैं ना 1923 वाले, उसमें गोविंद बल्लभ वगैरह जीतते हैं, ये हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए फिर ये हमारे, और उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 58, ये माफ़ कीजिएगा जीके टेस्ट पार्ट 58 यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। बाकी जो अन्य टॉपिक आ रहे हैं, रात 9 बजे लाइव ज़रूर मिलिएगा हमारी परीक्षा हमारी महाकुंभ लाइव सीरीज़ में। आज हमारा जिला दर्शन में देहरादून पहुँच जाएंगे हम,
तो महाकुंभ में ज़रूर आइएगा, आपका स्वागत है। बाकी टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।